हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीनास एड्यू वर्ल्ड। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 9 द ग्रेट अकबर ए केस स्टडी के क्वेश्चन आंसर्स। बचपन में आपने अकबर का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अकबर को महान क्यों कहा गया? क्या वो सिर्फ एक योद्धा था या कुछ और खास बात थी उसमें? क्या आप जानना चाहेंगे उसने कैसे अपने दुश्मनों को हराया, कैसे राजपूतों का भरोसा जीता और कैसे उसने एक नई सोच को जन्म दिया जिसने पूरे भारत को एकजुट कर दिया। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं अकबर की लड़ाइयाँ, उसकी प्रशासनिक नीतियाँ, कला, साहित्य और संस्कृति के प्रति उसका प्रेम और वो सब बातें जो उसे बनाती है अकबर द ग्रेट। तो आइए क्वेश्चन आंसर्स की मदद से हम जानेंगे वो सब बातें जो उसे बनाती है अकबर द ग्रेट। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ए, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन बी है सॉल्व द पजल। क्वेश्चन सी है आंसर दिस क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन डी है पिक्चर स्टडी। क्वेश्चन ए है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें फर्स्ट है द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन डैश एंड डैश, जिसका करेक्ट आंसर है अकबर एंड हेमू के बीच में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई लड़ी गई। सेकेंड है डैश वॉज अ गॉन्ड क्वीन हु डाइड डिफेंडिंग हर किंगडम, तो उस क्वीन का नाम था रानी दुर्गावती। थर्ड, डैश द सन ऑफ उदय सिंह फॉट द मुगल्स, उदय सिंह का बेटा जिसने मुगल के साथ फाइट किया, जिसका नाम था महाराणा प्रताप। फोर्थ, द डैश लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड, अकबर ने एक सिस्टम बनाई थी जिसमें अलग अलग ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया गया था। तो उसमें एक ऑफिसर्स था जो रॉयल हाउस होल्ड की नीड्स देखता था, तो उसका नाम था खान आई सामान। फिफ्थ, द मुगल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू सूबास एंड ईच सूबा वॉज डिवाइडेड इंटू सरकार्स। सिक्स, द डैश सिस्टम वॉज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द मुगल आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ये सिस्टम, तो उस सिस्टम का नाम है मनसिबदारी सिस्टम। 7, रेड डैश वॉज यूज टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग ऑफ अ फतेहपुर सिकरी, आंसर है सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन फतेहपुर सिकरी की बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज किया गया था। क्वेश्चन 8, द डैश महल इज इन द आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट में कौन सा महल आया था, तो आंसर है जहांगीर महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, सॉल्व द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो, हमें टेक्स्ट बुक में एक क्रॉसवर्ड पजल दी गई है और उसके साथ कुछ क्लूज दिए गए, उसकी हेल्प से हमें क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम अक्रॉस देख लेंगे। अक्रॉस में फर्स्ट हमें दिया है अकबर एबोलिश्ड दिस टैक्स इन 1564, अकबर ने 1564 में हिंदुओं को जो तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए टैक्स देना पड़ता था, उस टैक्स को उसने एबोलिस्ट किया, एबोलिस्ट यानी उसको नाबूद किया, उसको हटा दिया। उस टैक्स का नाम था जाजिया, इसका करेक्ट आंसर है जाजिया। फोर्थ, ही वॉज वन ऑफ द फ्यू हु एक्सेप्टेड दीना इल्लाई, अकबर ने जो दीना इल्लाई का पाथ दिखाया था उसमें बहुत कम लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया था उस पाथ को, तो उसमें से ये भी था, तो उसका नाम है बिरबल। 8, अबुल फजल्स बायोग्राफी ऑफ अकबर, अबुल फजल ने अकबर की जो बायोग्राफी लिखी थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था अकबरनामा। अब हम डाउन साइड देखेंगे। डाउन में सेकेंड है इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट,
अकबर के समय में बहुत सारे आइटम एक्सपोर्ट होती थी, लेकिन यहाँ पे हमें क्रॉस वर्ड की हिसाब से जो फिट होगा हम उसका ही नाम लेंगे, तो वो था इंडिगो। थर्ड, द ऑथर ऑफ प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका के ऑथर कौन थे? प्रेम वाटिका के ऑथर थे रस खान। अकबर एनेक्स्ड दिस रीजन इन 1562। अकबर ने 1562 में एक रीजन जो था उसको अपने रीजन के साथ ज्वाइन कर दिया, तो वो रीजन था मालवा। 6. राजपूत स्टेट दैट डिड नॉट एक्सेप्ट अकबर्स फ्रेंडशिप। एक ऐसा राजपूत स्टेट जिसने अकबर की फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट नहीं किया, और वो स्टेट था मेवाड़। 7. ए मनसेबदारी रैंक। अब मनसेबदारी रैंक में दो था, जत एंड सवार, लेकिन यहाँ पे हमें क्रॉस वर्ड के हिसाब से जो फिट होता है वो हम लेंगे, तो वो है जत। क्वेश्चन सी, आंसर दिस क्वेश्चंस। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रॉब्लम्स दैट अकबर फेस्ड अपॉन असेंडिंग द थ्रोन। असेंडिंग यानी जब उसने गद्दी संभाली तब। जब अकबर ने गद्दी संभाली तब उसे कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो उसका आंसर है अकबर फेस्ड द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अकबर को कौन सी प्रॉब्लम आई? तो फर्स्ट है, ही वॉज ओनली 13 years old when he was ascended the throne। जब अकबर ने सम्राट की गद्दी संभाली तब वह केवल 13 साल का बच्चा था। उस उम्र में बच्चे आमतौर पर खेलते कूदते हैं, लेकिन अकबर को इतने बड़े मुगल साम्राज्य को संभालने की जिम्मेदारी मिल गई थी, और यह काम बहुत ही मुश्किल था। सेकेंड पॉइंट है, द मुगल एम्पायर एट दिस टाइम हैड जस्ट बीन री-एस्टैब्लिश्ड। उस टाइम पे मुगल एम्पायर जस्ट री-एस्टैब्लिश यानी जस्ट ही वो स्थापित हुआ था, एंड वॉज नॉट देयरफॉर वेरी स्ट्रॉन्ग, और इसी वजह से वो इतना मजबूत नहीं हो पाया था। लोग अभी भी मुगलों की ताकत पर भरोसा नहीं कर रहे थे। थर्ड पॉइंट है, द राजपूत एंड द अफगान्स वर वेटिंग फॉर अ सुटेबल अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेल द मुगल फ्रॉम इंडिया। एक्सपेल का अर्थ होता है बाहर निकालना। राजपूत और अफगान राजा तैयार बैठे थे। वे सोचते थे कि अब मुगलों को भारत से बाहर निकलने का सही मौका है। उन्हें लगता था कि एक छोटा सा बच्चा राजा बन गया है जिसे शासन करना नहीं आता, इसलिए वे हमला करने और मुगलों को हराने की योजना बना रहे थे। तो ये सब प्रॉब्लम्स अकबर ने, जब वो राजगद्दी पर बैठा तब उसने ये सब प्रॉब्लम फेस किए, लेकिन इन सभी समस्याओं ने अकबर को शुरुआत में तो बहुत ही परेशान किया, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी समझदारी और बहादुरी से इन सभी कठिनाइयों पर काबू पाया और एक बहुत ही महान सम्राट बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अबाउट द अर्ली कॉन्क्वेस्ट ऑफ अकबर। अकबर की प्रारंभिक विजयों के बारे में लिखिए। स्टार्टिंग में अकबर ने कौन से कैसे उसने विजय प्राप्त किया उसके बारे में हमें लिखना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, अकबर एस्टैब्लिश्ड मुगल कंट्रोल थ्रू कॉन्क्वेस्ट। अब यहाँ पर एस्टैब्लिश का मीनिंग होता है स्थापित किया, यानी कि अकबर ने मुगल एम्पायर को स्थापित किया, मुगल एम्पायर पर कंट्रोल किया थ्रू कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट का अर्थ होता है जीत हासिल करके। सेकेंड पॉइंट है, अकबर डिफीटेड हेमू एंड रीऑक्यूपाइड दिल्ली एंड आगरा। अकबर के शासन की शुरुआत ही एक बड़े युद्ध से हुई। हेमू नाम का एक शक्तिशाली सेनापति दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर चुका था। अकबर ने 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू को हराया और
दिल्ली आगरा को फिर से मुगलों के अधीन कर लिया। रीऑक्यूपाई का मतलब होता है उसे दोबारा उस पर कब्जा कर लिया। थर्ड पॉइंट है अकबर स्ट्रेंथन हिज कंट्रोल ओवर ग्वालियर एंड अजमेर। स्ट्रेंथन का मतलब होता है उसे मजबूत किया। अकबर ने ग्वालियर और अजमेर जैसे प्रमुख शहरों पर कब्जा किया और उस पर मजबूती से अपनी पकड़ जमाई और उसका शासन मध्य भारत और राजस्थान की ओर भी फैलने लगा। थर्ड पॉइंट है इन 1562 ही एनेक्स्ड मालवा। एनेक्स का मतलब है अपने राज्य में उसने मालवा को मिला लिया, यानी मालवा को पर जीत 1562 में मालवा जीत कर उसने अपने राज्य में उसे मिला लिया। एंड फोर्थ पॉइंट है in 1564 he defeated रानी दुर्गावती and conquer गोंडवाना। 1564 में उसने रानी दुर्गावती को भी हरा दिया और कॉन्कर यानी उसे जीत लिया, उसका जो गोंडवाना था उसको भी उसने जीत लिया। तो इस तरह से अकबर ने बहुत छोटी उम्र में ही यह दिखा दिया कि वह एक महान योद्धा है और कुशल शासक बनने वाला है। गद्दी पर बैठने के बाद उसने एक एक करके कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की और इन विजयों से मुगल साम्राज्य की नींव और मजबूत हो गई। थर्ड क्वेश्चन है लिस्ट सम ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय अकबर टू गेन द लॉयल्टी ऑफ द राजपूत्स। अकबर ने राजपूतों की वफादारी और निष्ठा पाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए। तो फ्रेंड्स उसका आंसर है he took various measures to gain the loyalty of the Rajputs। अकबर जानता था कि अगर उसे भारत में अपना साम्राज्य मजबूत करना है तो राजपूतों का साथ बहुत ही जरूरी है और इसलिए उसने ऐसे कई समझदारी भरे कदम उठाए जिससे राजपूत उनसे नाराज नहीं हुए बल्कि उनके साथी बन गए। तो फर्स्ट पॉइंट है उसमें अकबर डिफीटेड द राजपूत्स बट डिड नॉट ह्यूमिलेट देम। ह्यूमिलेट का मतलब होता है उनका अपमान नहीं किया। ही ट्रीटेड देम विथ रिस्पेक्ट। He allowed most Rajput kings to continue ruling over their territories and he did not interfere in their internal matters। अकबर ने जब राजपूतों से युद्ध किया और उन्हें हराया तब भी उसने उन्हें अपमानित नहीं किया। उसने राजपूत राजाओं को उनके जो राज्य थे वो उसे वापस दे दिए और उनके जो आंतरिक मामलों में भी उसने कभी दखल नहीं की और इससे उनके आत्मसम्मान की भावना बनी रही। सेकेंड पॉइंट है Akbar married into Rajput families and he married Rajput princess called Jodhabai. His sons also took the Rajput princess as their wives and the Rajput ladies were given a complete religion freedom. Religion freedom का अर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता। अकबर ने राजपूत राजकुमारी जोधाबाई से विवाह किया और इसके बाद उनके जो बेटे थे वो भी राजपूत राजकुमारियों से विवाह करने लगे और इन राजपूत रानियों को धर्म की पूरी स्वतंत्रता दी गई थी। ऐसा नहीं था कि वो अगर हिंदू है तो उन्हें हिंदू रीत रिवाज निभाने की पूरी स्वतंत्रता दी गई थी। उन्हें कोई कन्वर्जन नहीं किया, कन्वर्ट करने की कोई जबरन उन पे जबरदस्ती नहीं की गई जिससे वे अपने रीत रिवाज और पूजा पाठ कर सकी। थर्ड पॉइंट है अकबर गेव हाई पोस्ट to Rajput chiefs in his administration. Raja Man Singh and Raja Birbal, two of the most trusted officials, were Rajput. अकबर ने कई राजपूत सरदारों को अपने शासन में ऊंचे पद दिए। उनमें से राजा मानसिंह और राजा बिरबल तो उनके सबसे खास और भरोसेमंद मंत्री बन गए थे और इससे राजपूतों को लगने लगा कि वे मुगल शासन का अहम हिस्सा है। तो इस तरह से उसने सभी कदमों की वजह से अकबर के शासन का किसी ने भी विरोध नहीं किया बल्कि वे उनके सच्चे सहयोगी बन गए और इससे अकबर का साम्राज्य और भी मजबूत हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर अकबर। सेंट्रल और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अकबर के शासन में कैसा था वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है।
तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। तो फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट पॉइंट है द एम्परर वाज द हेड ऑफ बोथ सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। एम्परर यानी खुद अकबरी सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का हेड हुआ करता था। हेड सिविल का मतलब होता है नागरिक और मिलिट्री का अर्थ है सैन्य। तो इन दोनों एडमिनिस्ट्रेशन का अकबर खुद ही सबसे बड़ा प्रमुख था और वह सैन्य यानी फौज और नागरिक दोनों व्यवस्थाओं का सर्वोच्च अधिकारी था। सभी बड़े फैसले वही किया करता था। He took all the major decisions concerning the empire. He was assisted by many officials. बहुत सारे ऑफिसर्स उसको इसमें मदद करते थे। फोर्थ है द वजीर और द दीवान वॉज द हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। वजीर या दीवान यह व्यक्ति पैसे और कर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी कर का डिपार्टमेंट, टैक्स का डिपार्टमेंट का वो प्रमुख होता था और यह देखता था कि राज्य में टैक्स सही से वसूला जा रहा है या नहीं। फिफ्थ है द मीर बख्शी लुक्ड आफ्टर द मिलिट्री डिपार्टमेंट। जो मीर बख्शी था वो मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड था। यह सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था और सैनिकों की भर्ती, वेतन और सेना के कामों की जिम्मेदारी उसी की होती थी। 6 है द खान आई सामान अटेंडेड टू द नीड्स ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड। खान ए सामान यह अधिकारी राजमहल के सभी जरूरतों और सामान का ध्यान रखता था, जैसे खाने पीने, वस्त्र, सेवकों आदि की व्यवस्था। 7th है द सदर आई सादुर kept a record of grants and donations made by the emperor. सदर आई सादुर यह अधिकारी सम्राट द्वारा दी जाने वाली दान और अनुदान का रिकॉर्ड रखता था और धार्मिक मामलों की देखरेख भी करता था। 8th है द काजी वॉज द चीफ जज। काजी सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था और यह न्याय करता था और लोगों के झगड़े सुलझाता था। तो ये है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अकबर के समय में। इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अकबर के शासनकाल में प्रांतीय शासन व्यवस्था की चर्चा करो। तो उसका आंसर है The empire was divided into provinces called subas and each headed by a governor called subadar. अकबर ने अपने विशाल साम्राज्य को बेहतर तरीके से चलाने के लिए उसे प्रांतों में यानी कि सुबाज में बांटा था और हर प्रांत का एक अलग प्रशासन था, लेकिन वह सम्राट के अधीन ही काम करता था। पूरा साम्राज्य कई प्रांतों में बांटा गया था जिन्हें सूबा कहा जाता था एंड हर सूबा का प्रमुख अधिकारी जो था उसे सूबेदार कहा जाता था। He served as a link between the province and the emperor. ये जो सूबेदार था वो प्रांत और सम्राट के बीच की कड़ी होता था। Subedars were responsible for the administration of provinces and they were assisted by a number of officers. ये जो सूबेदार था उससे प्रांत और प्रशासन देखता था और उसे चलाने की जिम्मेदारी भी निभाता था। सूबेदार अकेले शासन नहीं करता था, वह कई और अधिकारियों की मदद से शासन चलाता था। Each suba was divided into sarkars or districts and each sarkar into many parganas. हर प्रांत को सरकारों में यानी कि जिलों में बांटा गया था और हर सरकार को कई परगनों में बांटा गया था। A pargana consisted of many villages. इन परगनों में कई सारे गांव आते थे। The कोटवाल look after the town administration. जो कोटवाल होता था वो टाउन का एडमिनिस्ट्रेशन देखता था। He performed both police and civil duty. उसकी दोनों ड्यूटी होती थी, पुलिस की भी और नागरिक के रिलेटेड ड्यूटीज भी। He had to maintain a record of people living in his area and keep a check on weights and measures.
जैसे लोगों का वह रिकॉर्ड दिखता था, बाजार में तोल मोल सही करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये आदि ड्यूटीज उसकी होती थी। हिज ऑफिस वॉज कॉल्ड द कोतवाली। कोतवाल का जो कार्यालय होता था वो कोतवाली कहलाता था और यह एक तरह का थाना और प्रशासनिक केंद्र होता था। तो ये थी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो अकबर के शासनकाल में हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ वॉज द लैंड रेवेन्यू कैलकुलेटेड ड्यूरिंग द अकबर्स रेन। अकबर के समय में लैंड रेवेन्यू यानी भूमि कर यानी जो जमीन पर लगने वाला टैक्स है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता था। तो अकबर ने शासन में लैंड रेवेन्यू की वसूली की प्रणाली बहुत ही सटीक और न्यायपूर्ण बनाई गई थी और यह काम उसका एक योग्य मंत्री राजा टोडरमल ने किया था। आइए उसे हम आसान भाषा में समझते हैं। तो टोडरमल इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू मेजरिंग डिवाइस। टोडरमल ने नई माप विधि शुरू की जिससे जमीन को पहले से ज्यादा सही तरीके से नापा जा सके। Now land could be measured accurately. After measurement, land was divided into 3 categories: good, average and bad. उसका मेजरमेंट करने के बाद लैंड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता था: गुड, एवरेज एंड बैड। गुड यानी ज्यादा से ज्यादा जो क्रॉप देती हो वैसी जमीन, एवरेज यानी जो मीडियम क्रॉप देती हो, और बैड यानी बहुत कम क्रॉप जिसमें होता हो वैसी बैड लैंड। The revenue was fixed according to the fertility of the land. और उसी के हिसाब से उसकी फर्टिलिटी के हिसाब से ही उस पर रेवेन्यू फिक्स किया जाता था। In 1580, a system called the दाहशाला was introduced. 1580 में दाहशाला नाम की एक सिस्टम इंट्रोड्यूस की गई। अभी दाहशाला क्या है? तो दाहशाला मीन्स 10 वर्षों पर आधारित एक प्रणाली। ये जो सिस्टम थी वो लैंड रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए अकबर द्वारा इंट्रोड्यूस की गई एक सिस्टम थी। ठीक है, तो अंडर दिस सिस्टम द एवरेज प्रोड्यूस एंड द एवरेज प्राइस ओवर द लास्ट 10 यानी कि 10 इयर्स वर कैलकुलेटेड। और इस सिस्टम के अनुसार 10 इयर्स यानी कि 10 सालों का जो कैलकुलेशन 10 सालों का जो प्रोड्यूस होता था उसको उसका एवरेज निकाला जाता था। व्हाट इज एवरेज? तो एवरेज का मतलब होता है औसत। जैसे कि हम मैथ्स में निकालते हैं, हमने सीखा है मैथ्स में कैसे एवरेज निकालना। जो टोटल प्रोड्यूस होता है उन सबका टोटल मारना है और फिर उसको नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करना है। एवरेज मीन्स सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, तो उसे एवरेज कहा जाता है। तो जितना भी 10 साल में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसका एवरेज निकाला जाता था इस तरह से। The tax to be paid for the year was fixed on the basis of this average. और इसी ये जो एवरेज निकलती थी उस पे उसके हिसाब से ही टैक्स जो होता था वो फिक्स होता था। And generally 1/3 of this figure was the share of the emperor. ये इसमें से जो 1/3 पार्ट था वो एम्परर का शेयर हुआ करता था, यानी कि उसको उतना टैक्स देना पड़ता था। तो ये थी उसकी लैंड रेवेन्यू की सिस्टम। नंबर 6, व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ मनसेबदारी सिस्टम। मनसेबदारी प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो उसका आंसर है द मनसेबदारी सिस्टम वॉज वेरी एफिशिएंट सिस्टम। अकबर के मनसेबदारी जो प्रणाली थी उस समय की एक बहुत ही संगठित और कारगर व्यवस्था थी। इसके जरिए प्रशासन और सेना दोनों को बेहतर तरीके से चलाया गया। मनसेब का मतलब होता है पद या रैंक, यानी मनसेब जो वर्ड है उसका मीनिंग है पद या रैंक।
There were many mansabdars and each one was given a rank. बहुत सारे मनसेबदार थे और उन्हें एक पद दिया गया था. A mansabdar's rank was divided into two, जत and सवार. मनसेबदार का जो रैंक था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, जत एंड सवार. हर मनसेबदार को दो प्रकार की पद दी जाती थी. एक था जत. जत यानी जत क्या होता था? द जत रैंक इंडिकेटेड द नंबर ऑफ सोल्जर्स ही हैड टू मेंटेन. जो जत, जिसकी रैंक, जिस मनसेबदार को जत का रैंक दिया गया था उसके पास कितने सोल्जर से मेंटेन करने के लिए वो दिखाता था. और जो सवार रैंक था वो इंडिकेट करता था कि उसके पास कितने हॉर्सी से मेंटेन करने के लिए. तो ये था जत और सवार. The salary of the mansibdar was determined by his jat and savar rank. और अगर क्या वो जत है या सवार है उसके हिसाब से उसकी सैलरी डिटरमाइन यानी नक्की की जाती थी, फिक्स की जाती थी. It was fixed in cash but not paid in cash. उसको कैश, उसकी जो सैलरी थी वो कैश में फिक्स की गई थी लेकिन उसको कैश पे नहीं किया जाता था. तो क्या पे किया जाता था? He was assigned a जागीर, a piece of land. उसे एक जागीर दी जाती थी, जिसे एक लैंड का टुकड़ा दिया जाता था जिसे जागीर कहा जाती थी. And the expected revenue from that जागीर was roughly equal to his salary fixed in cash. और उसके उस लैंड से जो टैक्स आता था, रेवेन्यू का वर्ड हमने आगे देखा था. रेवेन्यू मतलब टैक्स. जो लैंड का जो टैक्स आता था वो रफली उसकी सैलरी जो कैश में होती थी उसके बराबर होती थी. He would collect revenue from his जागीर. वो इस लैंड से, अपनी जागीर से रेवेन्यू कलेक्ट करता था. एंड मेंटेन हिज ट्रूप्स एंड हॉर्सेस. अगर वो जत है तो वो अपने ट्रूप्स मेंटेन करता था, अगर वो सवार है तो हॉर्सेस मेंटेन करता था. एंड ऑल्सो रन हिज हाउस होल्ड. और अपना घर भी चलाता था उसी पैसे से. Another feature was that mansibdars were promoted, demoted or transferred according to the wishes of the emperor. मनसिबदार को कभी भी बढ़ाया, घटाया या बदला जा सकता था और यह सब कुछ सम्राट की इच्छा पर निर्भर करता था. Also, मनसिबदार्स रैंक was not hereditary. मनसिबदार की जो रैंक थी वो हेरिडेटरी नहीं थी, यानी कि वंशानुगत नहीं थी. यानी पिता का पद बेटे को अपने आप नहीं मिलता था. क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू नो अबाउट दीनाई इल्लाई. दीनाई इल्लाई के बारे में आप क्या जानते हो? तो उसका आंसर है, दीनाई इल्लाई was a religious path suggested by अकबर. दीनाई इल्लाई अकबर द्वारा सुझाया गया एक विशेष धार्मिक मार्ग था जिसका उद्देश्य सभी धर्मों के बीच एकता और भाईचारा बनाना था. आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं. It was only a code of moral conduct. What is code of moral conduct? कोड ऑफ मोरल कंडक्ट मतलब आचार संहिता. एक आचार संहिता थी. ये कोई धर्म नहीं था लेकिन सिर्फ एक आचार संहिता थी. इट वॉज वेरी सिंपल पाथ. यह मार्ग बहुत ही सरल और साफ सुथरा था. किसी भी जटिल पूजा पद्धति की जरूरत नहीं थी. इट एनकरेज बिलीफ इन वन गॉड. इसका मकसद था एक ईश्वर में विश्वास करना और मानवता की सेवा करना. The practice of worshipping the sun, fire and other sources of light was an important feature of this path. इसमें सूर्य, अग्नि और प्रकाश के अन्य स्रोतों की पूजा को महत्व दिया गया था. सुलाई कुल यानी यूनिवर्सल पीस was another important principle. सुलाई कुल मतलब सबके साथ शांति बनाए रखना. इसका एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत था जो धार्मिक सहिष्णुता यानी टॉलरेंस को बढ़ावा देता था.
It aimed at achieving peace, tolerance and unity in country of a diverse religion. इसका उद्देश्य था भारत जैसे विविध धर्मों वाले देश में शांति, मेलजोल और एकता स्थापित करना. It did not become a popular and was soon forgotten. हालांकि अकबर ने इसे बहुत श्रद्धा से अपनाया, लेकिन यह विचार जनता में लोकप्रिय नहीं हुआ और समय के साथ ही भुला दिया गया. तो ये था दीन आई. क्वेश्चन नंबर 8 है राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग. उसमें फर्स्ट ए हमें दिया है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, उस पे हमें शॉर्ट नोट लिखनी है. तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की शॉर्ट नोट. In November 1556, a fierce battle was fought between the Mughals and the Hemu. पानीपत की दूसरी लड़ाई नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी और यह युद्ध भारतीय इतिहास का एक बहुत ही निर्णायक युद्ध था. अकबर उस समय सिर्फ 13 वर्ष का था, इसलिए युद्ध का नेतृत्व बैराम खान ने किया था. हेमू एक शक्तिशाली अफगान सेनापति था और उसने खुद को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया था. In November 1556, a fierce battle was fought between the Mughals and the Hemu. नवंबर 1556 में हेमू और मुगल्स के बीच में एक फियर्स बैटल, फियर्स का मतलब होता है भयानक, भीषण, उग्र बैटल यानी कि फाइट उन दोनों के बीच में हुई. अकबर डिफीटेड हेमू इन दिस बैटल. अकबर ने हेमू की सेना को भारी पराजय दी. दिस विक्ट्री क्रश द पावर ऑफ द अफगान. उसकी इस जीत ने जो अफगान का पावर था उसको क्रश यानी कि चकनाचूर कर दिया. एंड द मुगल रीऑक्यूपाइड दिल्ली एंड आगरा. और मुगलों ने दिल्ली और आगरा को दोबारा हासिल कर लिया और उनकी सत्ता फिर से मजबूत हो गई. इस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को स्थायी रूप में मजबूत कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन बी है शॉर्ट नोट ऑन पेंटिंग एंड लिटरेचर अंडर अकबर. यानी कि अकबर के समय में जो पेंटिंग और लिटरेचर हुआ करता था उसके बारे में हमें शॉर्ट नोट लिखनी है. तो सबसे पहले हम पेंटिंग के बारे में शॉर्ट नोट देखेंगे. उसका आंसर है अकबर पैट्रोनाइज्ड पेंटर्स एंड कैलीग्राफर्स. व्हाट इज पैट्रोनाइज्ड? पैट्रोनाइज का मीनिंग होता है उन्हें संरक्षण दिया, उन्हें प्रोत्साहन दिया. अकबर ने पेंटर्स और जो कैलीग्राफर्स यानी कि जो सुंदर लेखन करने वाले थे उनको बहुत ही प्रोत्साहन दिया. He established many royal कारखानास और workshops in which many painters work. अकबर ने रॉयल कारखाने और वर्कशॉप्स को एस्टैब्लिश किया जिसमें बहुत सारे पेंटर्स काम करते थे. According to contemporary sources, Akbar employed over 100 painters. What is contemporary sources? तो उसका मीनिंग होता है समकालीन स्रोत, यानी कि उस समय के जो लिखित प्रमाण और रिकॉर्ड थे उसके अनुसार अकबर ने 100 से ज्यादा पेंटर्स को एम्प्लॉय करके रखा था. द पेंटिंग हैड अ वेराइड थीम्स. इसकी जो पेंटिंग होती थी उसके बहुत ही अलग अलग थीम्स हुआ करते थे, जैसे कि मेजोरिटी ऑफ देम इज डिपिक्टेड सीन फ्रॉम द लाइफ ऑफ अकबर. बहुत सारे पेंटिंग ऐसी थी जो अकबर की लाइफ के बारे में बताती थी. सम पेंटिंग वर बेस्ड ऑन इंडियन एंड पर्शियन स्टोरीज एंड लेजेंड्स. और कोई पेंटिंग्स जो थी वो इंडियन एंड पर्शियन स्टोरीज के ऊपर थी, लेजेंड्स के ऊपर थी. पेंटर्स ऑल्सो डेकोरेटेड बुक्स विथ पेंटिंग्स. जो पेंटर्स थे वो अपनी बुक भी पेंटिंग से डेकोरेट किया करते थे. जसवंत एंड दासवान वर द फेमस पेंटर्स ऑफ दिस पीरियड. ये जो दो पेंटर्स थे जसवंत एंड दासवान, ये दोनों फेमस पेंटर थे उस समय के. तो ये था पेंटिंग के बारे में शॉर्ट नोट.
नेक्स्ट शॉर्ट नोट हम देखेंगे लिटरेचर के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लिटरेचर? लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य। साहित्य यानी अच्छी भाषा में लिखी हुई कविताएं, स्टोरीज, ऑटोबायोग्राफी, तो ये सब साहित्य कहलाता है। तो अकबर एनकरेज पर्शियन लिटरेचर। अकबर ने फारसी साहित्य को खूब बढ़ावा दिया। He translated रामायण एंड महाभारता into पर्शियन। हमारी जो रामायण और महाभारत थी उसको उसने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराया। Many original works were composed in पर्शियन। जो ओरिजिनल वर्क्स थे उन सबको उसने उसकी रचनाएं उसने पर्शियन यानी कि फारसी भाषा में कराई। अबुल फजल रॉट अ बायोग्राफी ऑफ अकबर कॉल्ड द अकबरनामा। अबुल फजल ने अकबर के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी जिसका नाम था अकबरनामा। अ पार्ट ऑफ इट इज कॉल्ड आईने आई अकबरी। और ये जो बायोग्राफी थी उसका जो एक पार्ट था वो आईने आई अकबरी के नाम से जाना जाता था। अकबर ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड हिंदी पोएट्स। अकबर ने ना सिर्फ पर्शियन लिटरेचर वालों को, लेकिन हिंदी जो पोएट्स थे उनको भी उन्होंने प्रोत्साहन दिया। His reign saw a tremendous growth in हिंदी लिटरेचर। उसके समय में हिंदी लिटरेचर का एक ट्रिमेंडस ग्रोथ हुआ। जैसे कि तुलसीदास रॉट रामचरितमानस। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। सूरदास ने सूरसागर लिखा। प्रेम वाटिका रसखान ने लिखा। एंड सत्साई ऑफ बिहारी वर सम पॉपुलर वर्क्स कंपोज्ड इन हिंदी। तो ये जो था वो सब हिंदी में कंपोज किया गया था। तो इस प्रकार अकबर का समय चित्रकला और साहित्य दोनों के लिए स्वर्णिम युग माना जाता है। क्वेश्चन डी है पिक्चर स्टडी। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ फेमस मॉन्यूमेंट। यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है जो एक फेमस मॉन्यूमेंट का है। उसके बेस पर जो क्वेश्चन दिए गए उसे हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द मॉन्यूमेंट। जो हमें यहाँ पे मॉन्यूमेंट दिया गया है उसको आइडेंटिफाई करना है, ये कौन सा मॉन्यूमेंट है और उसको डिस्क्राइब भी करना है। तो दिस पिक्चर इज ऑफ अ हुमायूंस टॉम्ब। उसका आंसर है ये जो पिक्चर है वो हुमायूं का टॉम्ब है। अब उसका डिस्क्रिप्शन हम कैसे करेंगे? तो इट इज बिल्ट ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म एंड प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ अ गार्डन। ये एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। पहले प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर उसको बनाया गया है और ये गार्डन के बरोबर बीचों बीच में है। द टॉम्ब हैज बोथ इंडियन एंड पर्शियन आर्किटेक्चरल फीचर्स। इस टॉम्ब को इंडियन और पर्शियन आर्किटेक्चरल स्टाइल है। इन विच इंडियन सिटी विल यू फाइंड दिस मॉन्यूमेंट? सेकेंड क्वेश्चन है किस सिटी में ये मॉन्यूमेंट हमें देखने मिलता है? तो दिस टॉम्ब इज फाउंड इन दिल्ली। दिल्ली में है ये। क्वेश्चन 3 है व्हाट इज दिस मॉन्यूमेंट बिल्ट ऑफ? ये मॉन्यूमेंट किससे बनाया गया है? तो उसका आंसर है इट इज बिल्ट लार्जली ऑफ अ रेड सैंडस्टोन एंड हैज अ डबल डोम ऑफ व्हाइट मार्बल। ये मेनली जो उसको बिल्ट किया गया है वो रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है मेन, लेकिन उसका जो डोम है व्हाइट कलर के मार्बल से बनाया गया है। जो डबल डोम है वो व्हाइट कलर के मार्बल से बनाया गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।